नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनावी मौसम यहां पर है, बातचीत हो रही है। पहले प्रथम चरण के चुनाव भी अब एकदम नज़दीक आ गए हैं। 7 फेज़ में इलेक्शन होगा और उसके बाद नतीजा आएगा। लेकिन जो पोलस्टर्स होते हैं, ओपिनियन पोल करने वाले होते हैं, वो चीज़ों को थोड़ा सा आंकड़ों के हिसाब से देखते हैं। वो ये चाहते हैं और वो नंबर्स के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं और उससे उनको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलती हैं। नंबर 1 कि ये जो दावा किया जा रहा है कि 400 पार हो जाएगा, ये हो पाएगा? नंबर 2, विपक्ष जो है, जो उम्मीद से है इंडिया गठबंधन कि अब हम लोग सब साथ आ जाएंगे, क्या हो पाएंगे? एक बात ये कही जाती है सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष तो एकदम ही और डाउन हो जाएगा, क्या होगा? असेसमेंट क्या कहता है? इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमें लगा कि और बेहतर गेस्ट नहीं हो सकता। हमारे साथ आज फाउंडर ऑफ सी वोटर यशवंत देशमुख जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेड माइक को समय देने के लिए। धन्यवाद संकेत, बहुत ही अच्छा लगा आपने बुलाया और पुराने साथियों के साथ में बैठ के बात करने का आनंद कुछ और होता है। सबसे पहला सवाल, इतने सर्वे आपने कराए हैं, इतना विश्लेषण, डेटा बारीकी से देखना, और सी वोटर के बारे में एक चीज़ जो और देखने को मिलती है वो ये है कि बहुत प्रेजुडिस्ड जो लोग हो जाते हैं बहुत समय से डेटा क्रंचिंग करते करते, उनके अलावा यंग लोग फ्रेश पर्सपेक्टिव से डेटा कैसे देखते हैं, इसमें भी सी वोटर ने बहुत पायनियरिंग काम किया है और वो दिख रहा है। आपसे मैं जानना चाहता हूं और एक एक करके समझना चाहेंगे और उसके लिए इस देश को कुछ जोन्स में भी डिवाइड करेंगे और एक ओवरऑल पिक्चर। आज की डेट में यशवंत देशमुख जी, आपकी एक ओवरऑल पिक्चर 400 पार को लेकर के क्या है? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी 370 प्लस, एनडीए 400 प्लस, इज दिस पॉसिबल? इम्पॉसिबल तो राजनीति में कुछ नहीं होता संकेत, लेकिन इम्प्रॉबेबल जो, जब मैं डेटा को देखता हूं तो मुझे इम्प्रॉबेबल शब्द का प्रयोग ज्यादा सही लगता है प्रयोग में करना, क्योंकि जो आज के आंकड़े हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी का जिस तरह से राजनीति उनकी बीजेपी की चलती रही है उसमें केवल उनकी कितनी सीटें आ रही हैं यही उनका आकलन नहीं होता, एक मर्जर एंड एक्विजिशन का एक अलग प्लान होता है। तो इम्प्रॉबेबल जरूर लगता है, लेकिन फिर जब मैं मर्जर एंड एक्विजिशन के उनके प्लान देखता हूं तो लगता है कि भाई अगर इन्होंने टारगेट कोई सेट किया है तो खुद कितनी आती हैं ये उतना अभिप्राय उसमें नहीं रह जाता है। उसमें उनके प्लान में कितने मर्जन्स हैं और कितने एक्विजिशंस हैं उसका भी आकलन। अब इसकी गणित आप कैसे लगा लेंगे? इसकी गणित साधारण सर्वे में नहीं लगाई जा सकती, ये रियल पॉलिटिक का हिस्सा है। इसीलिए जैसे हम लोग का टीडीपी के आने के पहले का जो आकलन था, टीडीपी के आने के बाद का जो आकलन है, 25 सीट का एक आकलन का ही फेरबदल हो गया, क्योंकि 25 सीट आंध्र प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह शून्य थी, वो एकदम से वो एक ब्लॉक खुल गया जिसे कहते हैं। अब ये ब्लॉक का खुलना रियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, नो डाउट। अब जब आप देखेंगे दिसंबर के हमारे आकलन में और जनवरी के आकलन में या अगस्त के आकलन में, बिहार में डबल डिजिट जाना मुश्किल हो रहा था बीजेपी का, लेकिन जैसे ही वो अंक गणित का फेरबदल हुआ नीतीश कुमार की पलटी खाने से, तो एकदम से वो दरवाजा खुल गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए राजनीति में। हाँ, इतना जरूर मुझे लगता है कि 370 और 400 का जो नारा या नैरेटिव है, मुझे लगता है ये साइऑप की तरह से है, जिसे कहते हैं ना कि भाई जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने बोला है संसद में वो दिन और आज का दिन कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है 272 आ सकती है कि नहीं, 300 आ सकती है कि नहीं, आ सकती 400 हो गया। वो मामला पीछे छूट ही गया। कोई इस पे, यहाँ तक कि विपक्ष भी उस पे बात नहीं कर रहा है। विपक्ष भी जो है जब बात करता है तो सारी ताकत लगा के होता है कि हम इनको 272 से नीचे रोक लेंगे। कोई ये नहीं कहता कि हम 150 पे रोक देंगे, हम जीत जाएंगे, हमारी 272 के ऊपर हो जाए। मतलब मान के बैठे हैं कि सरकार उन्हीं की आएगी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एब्सोल्यूट, और 272 से नीचे रोक लेंगे तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। फिर डिसकंटेंट होगा या एक अल्टरनेटिव इक्वेशन की गुंजाइश होगी। ये एक तरीके से मुझे लगता है कि शायद साइऑप की तरह से उन्होंने खेला और सटीक खेल गए, क्योंकि वो दिन और आज का दिन है, हमें लग रहा है कि मीडिया में हम लोग भी इसी पे उलझे हैं कि 370 और 400 होगा कि नहीं होगा। और मतलब बीजेपी के हारने की बात यहां पर अब नहीं हो रही। अब वो जो कि अगर ये 400 का आंकड़ा नहीं दिया गया होता तो शायद आकलन में ये बात आती कि
क्या संभावना है कि 272 के नीचे हो जाते या 250 होने की संभावना है क्या? तो वो आकलन का नैरेटिव ही चेंज हो गया है सारा। नहीं, लेकिन यशवंत जी, एक तो होता है आकलन और एक होता है कि अभी तक की गणित या डेटा क्या कहता है। तो क्या इसकी गुंजाइश, फर्ज कीजिए ये नारा नहीं लगाया गया होता, तो क्या तब भी ये स्कोप था कि विपक्ष एकजुट होकर के, जैसे एक बार जब इंडिया गठबंधन अपने पीक पकड़ी 2023 में, तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष एक साथ आ रहा है जी। लेकिन फिर वो बिखरे स्टेट इलेक्शन से पहले। विपक्ष अगर एक साथ आ भी गया होता तो भी अंतर कितना पड़ना था संकेत उसमें? देखिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जिसे हम कहते हैं बिखरा हुआ विपक्ष या हतोत्साहित विपक्ष, क्या विपक्ष सच में इतना लचर है, उतना खराब काम कर रहा है क्या भारत में? अगर विपक्ष इतना लचर और इतना खराब काम कर रहा होता तो पिछले 10 सालों में आधे से ज्यादा चुनाव भाजपा हारती नहीं। ये तो तथ्यात्मक बात है ना कि पिछले 10 साल में भाजपा 50% प्लस इलेक्शन हारी है इस मुल्क में। ठीक है, 2014 में 2019 में क्या स्टालिन साहब ने ठीक काम नहीं किया, या ममता बनर्जी ने नहीं किया, या अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, या लालू यादव जी ने नहीं किया, तेजस्वी ने? कौन ऐसा था विपक्ष में जिसको आप कहेंगे कि नहीं 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 बिल्कुल ही गया गुजरा परफॉर्मेंस था या कोशिश नहीं की? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, क्या महागठबंधन की कोशिश नहीं की? क्या चुनाव अच्छा नहीं लड़ा? लड़ा तो वोट शेयर बढ़ा भी, वोट शेयर बढ़ा, भाजपा की सीट नीचे होके 62 पे आई ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां वो अच्छी ताकत लगा के लड़ भी रही हैं, विधानसभा चुनाव में जीत भी रही है, लोकसभा चुनाव में भी दमखम के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन विपक्ष की कमजोर कड़ी कौन, अगर आप इसकी बात करेंगे तो वो कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के आकलन में कांग्रेस को समेट के विपक्ष को आंकना ये गलत है। ये उन तमाम विपक्षी नेताओं के साथ में जाती है जो न केवल दमखम से लड़ रहे हैं बल्कि बीजेपी को पराजित भी कर रहे हैं अपने अपने चुनाव में। विपक्ष और कांग्रेस ये दो अलग अलग कीजिए तो आपको चीजें बहुत स्पष्ट दिखती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है यशवंत जी, क्योंकि अगर आप 2019 के ही अगर असेसमेंट करते हैं और इस पर जब हमने विस्तार से देखे नंबर्स, तो जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई थी वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 7% था, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 93% अगेंस्ट द कांग्रेस। और वही जब आप उसको कंपेयर करते हैं नॉन कांग्रेस पार्टी वर्सेस द बीजेपी का जहां मुकाबला हो, वहां वो क्लोजर टू 50% आ जाता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सहज रूप से, मैं बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से जब समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं इसे 100, 200, 243 का गणित बोलता हूं संकेत। 543 सीटें हैं। हाँ। तो आप इसको 3 ब्लॉक में बांटिए साधारण रूप से, बहुत ज्यादा कठिन आंकड़ों में मत जाइए। पहला ब्लॉक 100 सीट, दूसरा 200 और बची कुची 243। तो पहला ब्लॉक 100 सीट का वो है संकेत जहां पे भाजपा नदारद है। भाजपा है ही नहीं, मुकाबले में भी नहीं है, स्कोप में भी नहीं है। पीठ पे चढ़ के किसी के घुस जाए अन्य के साथ में तो बात दूसरी। मसलन तमिलनाडु, केरल, आपका आंध्र प्रदेश, तो मिला करके अगर आप देखेंगे कश्मीर वैली की 3 सीट, नॉर्थ ईस्ट में कई सीटें हैं, पंजाब की कई सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आकलन किया तो राउंड अबाउट में करते हुए मैंने उसको सहज रूप से देखा और मैं पूरा हिसाब दे सकता हूं आपको। एग्जैक्ट 100 की संख्या आती है। 100 की संख्या वो जहां भाजपा नदारद है। पिछले चुनाव में उसका वोट शेयर कभी 4% इन 100 सीटों पे एवरेज रहा, कभी 5-5.5%। इन चुनाव के ट्रैकर में उन जगहों पे हमारा 10% से ऊपर जा रहा है, यानी बीजेपी का वोट शेयर डबल से ज्यादा हो रहा है इन 100 सीटों पे। लेकिन 10-12% पे आप सीटें नहीं जीतते। इक्का दुक्का अपवाद, अब केरल में बीजेपी नहीं जीतेगी, इक्का दुक्का अगर खाता खुल जाए त्रिवेंद्रम के नाम पे तो वो अपवाद है। या तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कन्याकुमारी या रामेश्वरम में अगर ओपीएस जीत जाते हैं, ये अपवाद है। तो मैं अपवाद नहीं काउंट कर रहा हूं। इन 100 सीटों पे भाजपा का वोट डबल डिजिट में भी जाएगा, लेकिन सीट लगभग 0। तो इसको आप एक कोने कर दीजिए। अब बचती हैं 2 ब्लॉक, 200 सीट और 243 सीट। ये 200 सीटें जो हैं ये है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट कंटेस्ट, जिसकी आप बात कर रहे थे, 93% स्ट्राइक रेट भाजपा का और 7% कांग्रेस का। अब इन जगहों का मसला क्या है कि 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में यहां कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना चाहिए था और भाजपा का कम होना चाहिए था। कांग्रेस के दुर्भाग्य से ये नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ एक
एक अजीब ढंग के भंवर में कांग्रेस फंस गई है, जिससे वो निकल नहीं पा रही है, जिसका नमूना हमने हाल के विधानसभा चुनाव में देखा। हमारे ट्रैकर में कांग्रेस के लिए प्रो सेंटिमेंट था मध्य प्रदेश में, देयर वाज अ सेंटिमेंट फॉर चेंज, और हमने बार बार ये बोला कि ये सेंटिमेंट एंगर का नहीं है शिवराज सिंह, ये ऊब का एंगर है। ऊब के एंगर, ऊब होने में और नाराजगी होने में फर्क अंतर होता है। उस ऊब का ये था काट कांग्रेस के लिए कि इस ऊब को भुनाए और रिलेटिव टर्नआउट बढ़ाए, लेकिन भाजपा ने उल्टा दांव मारा। भाजपा ने अपना उन्होंने अपना संगठन झोंक दिया। सो इट बिकेम एन इलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस द इंडिविजुअल्स। तो हमारे जो चीफ रिसर्चर थे वहां पे, उन्होंने बहुत बढ़िया मुझे बात बोली कि सर यहां पर भाजपा का संगठन चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस वन लाइनर ने मेरा जो पूरा ट्रैकर का डेटा था, जिसके आधार पे हम ये सोच रहे थे कि शायद यहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वो सारा बिल्कुल पलट दिया। ठीक है, और नतीजे जो है वो आपके सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये 200 सीटों पे जब तक कहानी नहीं बदलती, तब तक मौलिक रूप से सत्ता के आकलन में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। क्योंकि अभी भी जो सर्वे के आंकड़े हैं, जो ट्रैकर के आंकड़े पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे, कोविड के दूसरे वेव के बाद 6 महीने का एक समय था जिसमें 3 महीने डेफिनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग्स गिरी हमारे ट्रैकर में। जो 60% की प्लस रेटिंग थी वो घट के पहली बार 40s में आई। बट वो 3 महीने का एक प्रिसाइज पीरियड था, कोविड वाला सेकेंड वेव वाला। 6 महीने से 3 महीने, 6 महीने मतलब जो गिरावट दर्ज हुई, 3 महीने जब वो 40s में रेटिंग आई, और फिर उसके बाद में धीमे धीमे वैक्सीनेशन के बाद से फिर वापस चढ़नी शुरू हुई। अब उसमें कोई गिरावट नहीं आई है, आज भी वो करीबन 60% के आसपास टंगी हुई है। 2014 में कितना था? 2014 में भी लगभग 60% था। मतलब 10 साल के में भी वो लगभग उतना, वो रेटिंग उतनी बनी हुई है। अब जिस समय वो लोएस्ट पॉइंट पे थे संकेत, उस समय राहुल गांधी जी की रेटिंग 20s में थी, जो उनका पीक था। यानी मोदी जी की लोएस्ट जो ऐप था, वो राहुल जी का हाईएस्ट ऐप भी 1:2 का रेशियो में चल रहा था, और आज वो 1:3 के रेशियो में है। तो मौलिक रूप से पहली बात तो ये कि चूंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, इट्स अबाउट मोदी वर्सेस ऑल। जो इंदिरा जी के समय में इंदिरा वर्सेस ऑल का फिनोमिना था, आज मोदी वर्सेस ऑल का फिनोमिना है, और उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी अभी तक गिरी नहीं है। इसलिए पहली बात तो ये 200 सीटों का जो मैं बात कर रहा हूं, एक बार दर्शकों के लिए आप ये बता दें, ये ट्रैकर सी वोटर कैलकुलेट कैसे करता है? देखिए, ट्रैकर तो हम लोगों का जो चल रहा है, पहली बात तो सी वोटर ट्रैकर्स हम लोग 28 साल से कर रहे हैं। पहले हम ये साल में 2 बार करते थे, फिर हम लोग करीबन 2004 के आसपास हमने मंथली इसको करना शुरू किया, और 2009 के आसपास इसको हमने वीकली करना शुरू किया, और 2014 के बाद से हम डेली ट्रैकर कर रहे हैं। अच्छा। यानी पिछले 10 वर्षों से खास तौर पे रोज हम रोज 11 भाषाओं में ऑल इंडिया सर्वे करते हैं। तो ये वैसा है कि हम बीपी के मरीज का या शुगर के मरीज का रोज हम सैंपल लेते हैं रोज, तो उसमें गलती की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि एक आपको पता लगता है क्या चीज, जैसे मैंने अभी प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग का आपको एक जिक्र किया, तो ये डेली ट्रैकिंग है। तो डेली ट्रैकिंग में हमसे वो गलती की गुंजाइश कुछ चीजों के बॉलपार्क चीजों पे नहीं होती, क्योंकि हम रोज चेक कर रहे हैं कहां पे गिर रहा है, कहां ऊपर हो रहा है। दूसरी चीज ये कि जब हम इस आकलन को देखते हैं, अभी आपने ये 200 सीट बताई कांग्रेस और बीजेपी की। अब आप बताने वाले थे कि बीजेपी एंड अदर्स। तो ये इस आंकड़ों में ट्रैक करके इन 200 सीटों पे जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी का जो गैप है, वो करीब करीब 40% का है। और 40% गैप बाइपोलर कंटेस्ट में किसी पॉपुलैरिटी में, या 20% गैप 2 पार्टियों के बीच में, बहुत बड़ा गैप होता है 60-40 का, अगर बाइपोलर कंटेस्ट है। Correct. तो यहां पे इसको ओवरटर्न करने के लिए जिस तरीके के नेतृत्व, कैंपेन, या कह लें एक ब्लैक स्वान इवेंट की जरूरत जो होती है, वो अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया। कोविड एक ब्लैक स्वान इवेंट था। कोविड के तरीके का ब्लैक स्वान इवेंट में एकदम से
वैसा कोई ड्रॉप आ जाना जिसमें जो अनपेक्षित हो, वैसा अभी कुछ होता दिख नहीं रहा है। 6 हफ्ते में कुछ ऐसा बड़ा हो जाए, इसकी मुझे फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही। लेकिन ब्लैक स्वैन होता है, उसको उसके हालात पे छोड़ दें। हाँ। तो कांग्रेस का न उठना ये दरअसल बीजेपी के बने रहने की सबसे बड़ी कहानी है। अब 243 पे आई है बची हुई, जो बीजेपी वर्सेस रेस्ट की लड़ाई है। इसमें जैसा आपने बताया बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50%, ठीक है ना। अब इस स्ट्राइक रेट के इन जगहों पे 50 से ये 60% जाएगा या 50 से 40% आएगा। पूरी कहानी केवल इस चुनाव की यही है, ठीक है। कहानी इस चुनाव की जो 272, 270 या 370, हाँ। 300 वर्सेस 400, करेक्ट। ये जो नैरेटिव है वो कांग्रेस पे नहीं, वो अदर्स पर डिपेंडेंट अदर्स पे है। अदर्स अगर यहां पर बीजेपी के स्ट्राइक रेट को धंसा करके 40 पे ले गए तो ये मामला 270 से 300 पे अटकेगा। अगर बीजेपी बढ़ा के स्ट्राइक रेट 60% ले जाती है, 70% ले जाती है, तो मामला फिर वो प्रधानमंत्री मोदी के डायरेक्शन में जाएगा, जो वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और हमको 300, तो ये 370। ये वाली कहानी उस स्ट्राइक रेट की है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन और इसीलिए यहाँ पर अब आते हैं रीजन्स के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली बीजेपी वर्सेस नॉन कांग्रेस अदर पार्टीज। रीजन्स में इसको बांट करके देखते हैं। तो अगर आप नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर एक स्टेट हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एक स्टेट हो गया बिहार, एक स्टेट पंजाब, जहाँ पर कोई बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं थी बीजेपी, लेकिन अब आप देख रहे हैं वही जो मर्जर एंड एक्विजिशन की आप बात कर रहे हैं, वो कार्रवाई शुरू हो गई है चुनाव से पहले। तो यहाँ का आपका असेसमेंट क्या है? मैं बंगाल को ईस्ट में रखूं। बंगाल सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ। बंगाल और महाराष्ट्र अपने लोग अंत के लिए छोड़ देते हैं अभी, डन। क्योंकि सच्चाई ये है संकेत कि इन चुनाव में दरअसल यही 2 राज्य हैं जहां पे चुनाव हो रहे हैं, जहां कंटेस्ट हो रहा है। अदरवाइज बाकी सारे राज्य इधर या उधर एक तरफा ही जा रहे हैं, चाहे जिस तरफ भी जा रहे हो। पंजाब का आपने जिक्र किया, मर्जर एंड एक्विजिशन, वही वाली बात है कि 4 ही सीटें थी जहां पे बीजेपी का कंटेस्ट सॉलिड है। उन जगहों पे वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की भी ताकत लगा रहे हैं, ठीक है ना। और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की ताकत लगाने में चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हो, चाहे जो आम आदमी पार्टी से इंपोर्ट किए हुए एमपी हो, या फिर अमृतसर की उनकी पुरानी सीट हो, या गुरदासपुर में नया कैंडिडेट देने की बात हो, वो ताकत जो है दरअसल अपनी वो 2 से 4 सीट के बीच का हैमर डाउन करने की है। कि हम वाइप आउट नहीं होना चाहते, हम कहना चाहते हैं कि हम पंजाब में हम खुद प्लेयर हैं और हम अकालियों से बड़े प्लेयर हैं। देखिए उनसे अलग होकर लड़ाई पंजाब में दरअसल फनी चीज ये है कि लोग सोचते हैं बीजेपी वर्सेस आप या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। लड़ाई पंजाब में आप वर्सेस कांग्रेस की है मेनली। लेकिन उसके अलावा इन चुनाव में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई हर राज्य में आपको 3-4 जगहों क्रिटिकल जगहों दिखेगी। वो ये कि बीजेपी अल्टरनेटिव बनने की लड़ाई कर रही है अपने पुराने अलायंस पार्टनर्स से। मसलन हम अकालियों से बड़े हैं, ये उन्हें प्रूव करना है वोट शेयर में और सीट शेयर में। पंजाब में हम शिवसेना से बड़े हैं, ये प्रूव करना है। महाराष्ट्र में AIADMK से जो ताकत लगा रहे हैं वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लड़ाई डीएमके और बीजेपी की नहीं है। तमिलनाडु में लड़ाई बीजेपी और AIADMK की है कि क्या वो इतना मेजर जंप मार सकते हैं कि वो बोले कि देखो अब हम यहां पे डिफॉल्ट विपक्ष हैं डीएमके के अगेंस्ट में। ये लड़ाई उस चीज की है। तो उत्तर भारत में आपने जिक्र किया, एक तो पंजाब का, दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। अखिलेश यादव एक पोल बन गए, मायावती जी का ग्राफ काफी नीचे आ गया। अब वो ऐसे वोट शेयर पे आ गया है जहां पे सीट में कन्वर्जन मुश्किल हो जाता है 12% पे, और अब हमारे ट्रैकर में वो और भी घट के 6-6.5% पे मामला आ रहा है। तो जो उनका फर्दर डिसइंटीग्रेशन उनके वोट का हो रहा है, जो उनके पास से बचा कुचा माइनॉरिटी वोट था वो सपा की ओर जा रहा है, और नॉन मुस्लिम हिंदू वोट जो है वो बीजेपी की ओर जा रहा है। तो फर्दर पोलराइजेशन, बाइपोलराइजेशन ऑफ द स्टेट हो रहा है उसमें। लेकिन जो गैप है वो 10% से ज्यादा है अप्रोक्सीमेटली। बीजेपी अभी भी 50% के ऊपर लगातार ट्रैक कर रही है, और
अखिलेश अलायंस जो है वो कभी कभी 40% टच कर जाता है, लोअर साइड पे 35% चला जाता है। तो यानी लोअर एंड पे 35 है, अपर एंड पे 40 है। ये 35 से 40 के बीच में ट्रैकर में वो करता है। बीजेपी का लोअर एंड पे करीब करीब 48 जाता है, अपर एंड पे 55 जाता है। बट वो करीब ऑन एन एवरेज 52% के आसपास वो ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 38 और 52 ये 14% का गैप है। और यूपी जैसे बाइपोलर स्टेट में ये बहुत बड़ा गैप है। अरिथमेटिकली स्पीकिंग संकेत, एक बहुत बेसिक सी बात है, जब महागठबंधन बना वो बड़ा पोटेंट अरिथमेटिक था, बीएसपी और एसपी का साथ में आने का। केमिस्ट्री काम ये नहीं की कि मायावती के वोटर ने अखिलेश के वोटर्स को वोट नहीं, कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, इसीलिए मायावती की 10 सीटें आई, अखिलेश की 5 आई। तो केमिस्ट्री का लोचा था। अभी क्या हो रहा है कि 12% के पार्टनर को अखिलेश ने हटाया और 2.5% के पार्टनर को लेके आए। तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस से आने के से अखिलेश को फायदा हुआ है या कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। अभी उस पूरे उसमें से अखिलेश लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में बाइपोलराइजेशन के उनको बेनिफिट होगा, लेकिन अभी में जो 62 था बीजेपी का स्कोर वो जंप लेगा। जंप लेके वो 72 होगा, 74 होगा कि 80 का 80 होगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इससे 2019 से ऊपर जाएगा। डेफिनेटली 70 प्लस तो है ही, 70 से नीचे नहीं। 2014 से भी ऊपर जा सकता है, 2014 से भी ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 2014 में भी तब तक ये गुंजाइश थी कि बहुत सारी इंडिविजुअल सीटें थी 2014 में, जहां पे इंडिविजुअल कैंडिडेट कहीं पर बसपा के, कहीं पर कांग्रेस के भी ये लोग लड़े। अभी तो अमेठी का दुर्ग भी गिरा और रायबरेली टॉसअप पे है। अब आप अंदाजा लगाइए कि रायबरेली में कौन लड़ता है। ये बहुत, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि रायबरेली स्ट्रांगली फिर भी डिलीवर हो जाएगा कांग्रेस को, अगर सोनिया जी जाके प्रचार करती हैं। लेकिन अगर प्रियंका जी नहीं लड़ती तो रायबरेली भी टॉसअप में चला जाएगा। तो ये एक रियल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। यूपी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइपोलराइजेशन में अखिलेश उभर रहे हैं, एक पोल बने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से इट्स अ वन वे ट्रैफिक राइट नाउ। ओके, तो ये तो हो गई यूपी की बात। अब आते हैं बिहार की बात करते हैं। और इससे पहले कि बिहार बात करें, एक बार दिल्ली की भी बात कर लें। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए और इसके बाद एक बात ये हुई कि भाई ये तो, और आपने देखा होगा राजनीतिक रूप से क्या कहा जाने लगा कि मोदी का काल बनेगा केजरीवाल, कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो मोबिलाइज कर देंगे ये। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी में से लोग टूट टूट के निकल भी रहे हैं, वो भी देखने को मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका सर्वे और आपका ट्रैकर क्या बताता है अबाउट आम, क्योंकि अब आप डेली करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा आम आदमी पार्टी, बिकॉज नाउ इट्स अ नेशनल पार्टी, क्या दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा? उन्होंने कुछ वोट शेयर गुजरात में भी बढ़ाए हैं, अपने गोवा में भी बढ़ाए हैं, वहां होगा? उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग ने स्नैप पोल किया था और दिल्ली में भाजपा के करीब करीब 1/3 वोटर ये कह रहे थे गलत हुआ। भाजपा के अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाजपा के वही 1/3 वोटर हैं जो विधानसभा, भाई 18% के करीब ब्लॉक मान के चलिए। भाजपा का कोर वोट बीजेपी है 36%, उसके ऊपर 18% लोकसभा में पड़ता है। तो ये लोकसभा में मोदी को जाता है और विधानसभा में केजरीवाल को जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो श्योर है कि केजरीवाल को उन वोटर्स की सिंपैथी मिल रही है, लेकिन क्या वो सिंपैथी लोकसभा में इनकैश होगी, ये डाउटफुल है। क्योंकि उसका कंट्राडिक्शन संकेत बहुत ज्यादा है। कंट्राडिक्शन क्या है? पिछले 3 साल में इस शहर में सबसे ज्यादा एग्रेसिव तरीके से शराब पॉलिसी के ऊपर केजरीवाल के अगेंस्ट कैंपेन और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की है? अजय माकन ने। हाँ, कांग्रेस ने की है। अब कांग्रेस उनकी पार्टनर हो गई। अब किस तरीके से डिफेंड करें? सोचिए कितना आयरॉनिकल है कि संदीप दीक्षित को डिफेंड करने के लिए आना पड़ा, जिनकी मां के ऊपर केजरीवाल ने इतने चार्जेस लगाए। शीला दीक्षित जी इतनी पॉपुलर लीडर इस शहर की थी, मेरे ख्याल से वो यूपीए 2 की जो खाते में उनकी बलि चढ़ गई। अदरवाइज उनको वो टर्म भी हराना मुश्किल होता, जितनी पॉपुलर वो रही। 2019 का याद कीजिए, उनको 3 महीने पहले दिल्ली का चार्ज दिया उन्होंने। दिल्ली में 2019 के चुनाव में कांग्रेस को नंबर 2 बना दिया था फिर से, ठीक है ना। लेकिन कंट्राडिक्शन है, आज कांग्रेस के नेता कैमरे पे कुछ भी कहें। सच्चाई क्या है? आम आदमी पार्टी के नीचे जाने या डिसइंटीग्रेशन से इस शहर में सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस का कोर, कांग्रेस का वर्कर और कांग्रेस के नेता है, क्योंकि उन्हें एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिख रही है वापसी करने की। क्यों?
आम आदमी पार्टी बनी ही कांग्रेस को खा के, सही बात है, हर जगह हर जगह। यहां पे दिल्ली में कांग्रेस को खा गई, पंजाब में कांग्रेस को हटा के सत्ता में आई, गुजरात में कांग्रेस को लोएस्ट एवर, कांग्रेस को लोएस्ट एवल भट्टा बिठा दिया कांग्रेस का अपने प्रदर्शन से। तो कांग्रेस, अगर केजरीवाल अंदर जाते हैं या आम आदमी पार्टी धराशायी होती है, भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लोग खुश होंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, तो इसका मतलब ये है कि स्टेज पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भले ही साथ दिखें, जमीन पर आपको लगता है कि वो नहीं होगा, जमीन पे नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटिमेंट अभी भी वो सेंटिमेंट अभी भी जिंदा है। और उस सेंटिमेंट में आगे पीछे एंटी बीजेपीज्म के नाम पर अगर इन दोनों को लगा कि नहीं हमें बचने के लिए साथ में आना जरूरी है, तो वो भले ही एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में साथ में जाए, बट देयर आर इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आज की तारीख में और अभी इस लोकसभा चुनाव मिलेगा ये होने वाला नहीं है, वो विधानसभा चुनाव के हिसाब से मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, हम लोग रोज के ट्रैकर में मैं ऑब्जर्व करना चाहता था कि अभी परसों ही मैंने देखा कि टीम को बोला कि भाई मुझे बताओ कि गिरफ्तारी के पहले और गिरफ्तारी के बाद नेशनल रेटिंग में केजरीवाल के नंबर पे कोई असर पड़ा क्या। तो केजरीवाल के नंबर, अरविंद केजरीवाल के नंबर राष्ट्रीय स्तर पे 1% से बढ़ के करीब 3.5% हो गए। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब 1% से 3.5 एट द नेशनल लेवल, एट द नेशनल लेवल, ठीक है। एक जमाने में उनकी पंजाब चुनाव के बाद में ऑलमोस्ट 8.5% पहुंच चुके थे एक बार, लेकिन फिर ड्रॉप हुए। अब 1 से 3.5% का जंप सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज कि ये 2.5% का जंप आया कहां से, तो हमने रियलाइज किया कि राहुल गांधी 18-18.5% से घट के 16% हो गए, और नरेंद्र मोदी जहां पे थे 58% पे वही टिके हुए थे। मतलब यह है कि केजरीवाल और राहुल गांधी की रेटिंग ये एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक की नीचे जाएगी, एक की नीचे जाएगी, दूसरे की ऊपर उठेगी। इट इज नॉट हर्टिंग द रेटिंग ऑफ नरेंद्र मोदी। तो जब आप ये देखिए, केजरीवाल हमारे इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन में पंजाब इलेक्शन के बाद में केजरीवाल जब 8-8.5% पहुंच गए थे, राहुल गांधी पहली बार 10% के नीचे गए थे उसमें। उनकी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में उनकी रेटिंग है वो 19-20 है, जो कांग्रेस का वोट शेयर है। 19-20% से वो क्रैश करते 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 9-9.5% चले गए, और केजरीवाल लगभग बराबरी पे पहुंच गया था। फिर वो भारत जोड़ो यात्रा हुई, फिर उनका वापस ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, और जैसे ही उनका ग्राफ चढ़ना हुआ, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी और केजरीवाल, ममता बनर्जी एक समय में 6% पहुंच गई थी, केजरीवाल 8.5, तो ये दोनों के नंबर फिर पुनर्मुष को भवा वापस, और राहुल गांधी जी चढ़े तो ये दोनों डूबे। अब ये चढ़ रहे हैं तो राहुल गांधी जी के नंबर, और अगला सयाना बंदा जो है वो अपना 58 पे अपना मस्ती से बैठा हुआ है। तो ये इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन जो अपोजिशन पॉलिटिक्स के हैं वो आपको विजिबल भी है। ममता बनर्जी बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने अकेले जाने का निर्णय लिया, उनको ये दिख रहा था, सोचे समझा उनका निर्णय था कि हम अकेले लड़ेंगे। वो उनको पता था कि जो बचा कुचा कांग्रेस का और लेफ्ट का वोट है पश्चिम बंगाल में, वो दरअसल अब एंटी ममता वोट है, क्योंकि वहां पे पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का सैचुरेशन ऑलरेडी ममता बनर्जी के लिए हो चुका था। अब जो करीब 5-6% दोनों के पास में, जो करीब 10 से 12%, इसमें माइनॉरिटी वोटर ज्यादा नहीं है, इसमें एंटी ममता वोट है। तो ममता बनर्जी जानती थी अगर इनको साथ में लिया तो ये 10-12% वोट जो है छटक के बीजेपी की ओर चला जाएगा। ये दोनों खूब लड़े, अच्छे से लड़े, जितना लड़ेंगे एंटी ममता वोट कटेगा, इससे ममता बनर्जी को फायदा होगा। शी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो नॉन कांग्रेस विपक्षी नेता हैं इस देश के, वो अपने हिसाब से अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। तेजस्वी यादव उभरता हुआ सितारा है, आप लिख के ले लीजिए। अब आइए अब बिहार की बात करते हैं। बंगाल और तमिलनाडु पे बाद में आएंगे, बिहार के बारे में बात करते हैं। और यहाँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये माना जाता है कि बीजेपी अपने सीट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सैचुरेशन पॉइंट पर है। भाई 40 में 39 आपकी थी, और कितना 40 हो जाओगे, एक ही और गेन कर लोगे एनडीए। ऐसे में ऑपोजिशन अपने आप को कहाँ पाती है? तेजस्वी यादव जिन्होंने इतना दमखम लगाया है, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? ओके, क्या वो 39 से नीचे ला सकते हैं बीजेपी? आपके सवाल के 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि हमारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि एनडीए के अंदर बीजेपी के टिकट के ऊपर जितना अच्छा लेवरेज है, नॉन बीजेपी टिकट पे उतना लेवरेज नहीं है। मसलन बिहार में जेडीयू के कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो दिक्कत में हैं, बीजेपी के टिकट वाले नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी के टिकट पे जो लोग हैं वो ज़्यादा आराम से हैं,
विज शिव शिंदे सेना और अजीत पवार के टिकट पे जो लोग हैं। तो ये एक इशू है, मसला है उनका, नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, बिहार की 39 सीटें 40 में से जीती, उसमें से बीजेपी की खाते की 17 सीटें थी, ठीक है ना। अब ये 39 से घट के अगर 20 भी होती हैं तो भी विपक्ष के लिए समस्या ये है कि बीजेपी की सीटें 16 या 17 ही रहेंगी। तो एनडीए की टैली ड्रॉप हो रही है, बीजेपी की नहीं, बीजेपी की इंडिविजुअल टैली ड्रॉप नहीं हो रही है, ना महाराष्ट्र में ना बिहार में। ये बात बहुत सिंपल सी है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है समझने की। इसकी परछाई हमको वो प्रधानमंत्री की घोषणा में दिखती है, क्योंकि मुझे थोड़ी हंसी आई उस दिन जब मैं जैसे ही सुना पड़ेगा यार 370-400, ये बंदे का मकसद क्या है, व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू अचीव। तो पहला दिमाग में आया कि साइऑप है, ये बंदे ने हिला दिया। मैं 370 और 400 पे अटक गया, क्योंकि संकेत अभी संसद में संख्या क्या है, बॉल पाक बोलो तो 300 बीजेपी की और एलाइज की 30, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। अब 400 में 370 बीजेपी की, एलाइज की 30। हाँ, यानी एलाइज उतने के उतने तो एलाइज पुनर्भूषको भव उतने के उतने ही है। संख्या बीजेपी की बढ़ने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अलायंस के पार्टनर की संख्या की बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। तो व्हेन यू लुक इनटू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यू गेट इनटू दैट जोन, ओके व्हाट एग्जैक्टली ही इज ट्राइंग टू अचीव। ही इज ट्राइंग टू अचीव एंड से कि भाई मेरे नाम पे वोट दो, मेरे बंदे को वोट दो, साथ में जो आ रहे हैं उनको भी वोट दे सकते हो, देना चाहो तो दो, नहीं दोगे तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे लोगों को जिता दो। तो मेरे लोगों को जिता दो वाले अंदाज में अलायंस पार्टनर 30 के 30 है, बीजेपी 300 से बढ़ के 370 ले जाने का उनका संकल्प है। तो उस संकल्प में जो आप कह रहे हैं बढ़ेंगी कैसे, तो उसके लिए जरूरी है बीजेपी ज्यादा सीटें लड़े, जो कि आयरॉनिकली बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार के सीट बंटवारे में बीजेपी की सीटें उतनी, और वो भी 2020 में जेडीयू के घटते स्तर के बाद में। तो ये इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? मुझे लगता है कि कुछ लोकल पॉलिटिक्स, लोकल इक्वेशनिंग, जो बिहार में कास्ट का अरिथमेटिक है उसकी गणना या जो भी आप कह लें, वो काम किया है। और एक बात और भी है, नीतीश कुमार का जो इंडिविजुअल वोट बैंक है, जो 2014 में करीब 14-15% था, आज घट के वो 7% के आसपास है हमारे ट्रैकर में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक प्लेयर जो अपने राजनीतिक जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे जयललिता जी का केस हो, या फिर नीतीश कुमार का केस हो, इनमें से किसी भी ऐसे प्लेयर की गुडविल को बीजेपी कैप्चर करना चाहती है, उनके अगेंस्ट बहुत हार्श न जा करके। मतलब नीतीश कुमार राजनीतिक पारी का अलविदा कहते हैं अगर बीजेपी के सपोर्ट के चीफ मिनिस्टर को रहते हुए, तो पोस्ट नीतीश कुमार सिनेरियो में वो 6-7% वोट बीजेपी के साथ में आने की संभावना, स्मूथ कन्वर्जन, क्योंकि बीजेपी इतनी उदारवादी सोच के लिए जानी नहीं जाती। पशुपति पारस और चिराग पासवान खच जहां महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो उदारवादी सोच के लिए जानी नहीं जाती, लेकिन जितने उदारमना तरीके से ये नीतीश कुमार को ले आए, जितने उदारमना तरीके से ये नवीन बाबू की जितनी कसीदे तारीफें चलती हैं, जबकि गठबंधन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप प्रधानमंत्री के मुंह से एक लाइन, बीजेपी की टॉप लीडरशिप के मुंह से एक लाइन नवीन बाबू के अगेंस्ट नहीं सुनेंगे, और उसी तरह से नवीन बाबू के मुंह से आप इनके लिए नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। सेम अगर आप वही देखें तो जब तक जयललिता जीवित थी तब तक एआईएडीएम के लिए साथ में नहीं लड़े। देखिए ऑड एनफ 2014 में जयललिता अकेले लड़ी थी, नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं लड़ी थी, 37 सीटें लेके आई थी, वो 39 में से स्वीप किया था। लेकिन जब तक वो जीवित रही, नरेंद्र मोदी जयललिता के साथ में उनके जितने अच्छे रेस्पेक्टफुल संबंध थे उनको बारंबार हाईलाइट करते रहे, और उसके बाद में अब लड़ाई उनकी हो रही है रेसिडुअल लीडरशिप ऑफ एआईएडीएम के साथ में, कि कौन जयललिता की लेगेसी को अपने कब्जे में कर सकता है। तो लड़ाई वो चल रही है। सो ये गुडविल जो है ना, ये उदारमना जो है, ये उस तरीके से ये फ्यूचर प्लानिंग है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार में इन्होंने सीटें ज्यादा नहीं ली, क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें काटने का मतलब एक तरह से उनका अपमान करना होता, और वो उनके वोटर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि इनकी देखिए रेटिंग और नंबर डाउन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हम इनको उतनी ही इज्जत दे करके हम चल रहे हैं।
तो ये फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर कैप्चरिंग है उस तरीके से। वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार फिर से लौटते हैं और इन्हीं दोनों राज्यों के बारे में बात करते हैं। जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में जो बात हमारी छूट गई वो ये है कि ये जो आप वर्सेस कांग्रेस लड़ाई वहां पर हो रही है, जो रामलीला मैदान में आकर के एक मंच पे दिखती है, और दिल्ली में जो आप और कांग्रेस एक साथ हैं, पहले पंजाब में आपको लगता है कि ये बीजेपी को बाहर रखने में सक्सेसफुल रहेंगे? और इन दोनों में मतलब नंबर 1 कांग्रेस अपने आप को इन 13 सीटों में कहाँ पाती है, और आम आदमी पार्टी पोस्ट केजरीवाल अरेस्ट कुछ सिंपैथी गेन कर पाएगी या नहीं? मुझे लगता है अभी भी आम आदमी पार्टी पंजाब में पोल पोजीशन में है। ये मेरा अभी भी मानना है। क्योंकि आंकड़ों में दिख रहा है भगवंत मान एक ठीक ठाक चीफ मिनिस्टर की, बहुत अच्छे नहीं और बहुत बुरे नहीं, आई मीन उनकी रेटिंग बेटर देन एवरेज है। अगर आप भारत के सारे मुख्यमंत्रियों के लिस्ट आपको देखें, हमारे मूड ऑफ द नेशन में भी आप पाएंगे ऑल इंडिया एवरेज से उनकी बेटर रेटिंग है। नंबर 1 चीज तो ये। दूसरी चीज, कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची कप्तान साहब के जाने के बाद में। चन्नी साहब चुनाव हारने के बाद से राज्य में दिखाई ही नहीं दिए, पता नहीं कितने महीने तक, तो वो पता नहीं कहाँ थे, मतलब उनका अता ही पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है। अभी बीच में थोड़ा बहुत दिखना शुरू हुए हैं। जाखड़ साहब छोड़ गए, मतलब तमाम कांग्रेस की वहां की स्टेट लीडरशिप थी वो छोड़ के गई। बावजूद इसके कांग्रेस रिमेन्स दी प्रिंसिपल अपोजिशन इन पंजाब टू आम आदमी पार्टी। और इन दोनों का राजनीतिक डिसीजन ये ठीक है कि ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये मिल के लड़ते तो उस केस में बीजेपी को पैन पंजाब और अकाली दल को पैन पंजाब अपने एक वोट कैप्चर करने का दोबारा मौका मिलता। तो इट इज अ राइट डिसीजन कि ये दोनों, राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, उसका पंजाब की जनता उस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे वोट डालती क्या जाती है तो नतीजों से पता लगेगा। Correct. लेकिन एक अपर एज बिटवीन द टू मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का। ठीक है, अब बिहार की बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी यादव की आरजेडी सेंध मार सकती है, और ये जो टैली था पिछली बार का 39 एनडीए का, देखिए जो एनडीए 2019 में लड़ा था वो टूट के बिखर के पलट के इधर उधर करके वापस अब वो पूरा कुनबा एक साथ हो गया है। जी। तो क्या वो 39 में सेंध मार सकते हैं तेजस्वी यादव? डेफिनेटली मार सकते हैं। तेजस्वी यादव बहुत अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बिहार में दरअसल पिछली बार उन्होंने अगर कांग्रेस को 70 सीट देने की गलती नहीं की होती तो बिहार के मुख्यमंत्री होते। हाँ, मतलब आप ये देखिए कि वो लगभग मेजॉरिटी के पास पहुंच के अटक। करेक्ट। अगर वो 100 उन 70 में से 35 सीट पे भी खुद लड़ते और 35 में 50% के स्ट्राइक रेट पे भी 17 सीट भी लेके आते, सरकार बना लेते। तो मुझे लगता है कि एक तो उससे वो मैच्योरिटी उनके अंदर आई है। दूसरा ये कि नीतीश कुमार का इक्विटी और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा है, उनकी विश्वसनीयता बहुत गिरी है। और कितना भी आप कह लीजिए, अंत में लोग देखते हैं कि आप अदल बदल उन चीज़ों का बहुत जनता के बीच में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता है। तो लेकिन ये नुकसान आप कह रहे हैं बिहार में बीजेपी जिस सीट पर लड़ रही है उस पर नहीं होगा? नहीं। तो ये जो सेंध है जो आरजेडी मार सकती है, ये जेडीयू जहां जहां लड़ रही है वहां कर सकती है। जिन जिन सीटों पे आपको आरजेडी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई दिखेगी, आपको साफ दिखाई देगा कि वहां पर कैजुअलिटी जेडीयू के खाते में होती हुई। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2019 का जो वोट शेयर है उसमें आरजेडी बहुत ही क्लोज नंबर 2, मतलब उनका वोट शेयर कम नहीं हुआ, लेकिन वो जीत नहीं पाए। जी बिल्कुल, पास द पोस्ट नहीं जा बिल्कुल। तो वो ये बिहार की भविष्य की लड़ाई है, और उसमें ये कहना होगा कि भविष्य का 2025 में होगा, मतलब कि जो अगला विधानसभा 2025। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस समय बिहार में लोकल लीडरशिप में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हमारे ट्रैकर में इस समय तेजस्वी यादव चल रहे हैं। बीजेपी की ओर से कोई नेता खड़ा ही नहीं हो पाया उस पूरे उसमें। सुशील मोदी कुछ हद तक खड़े थे, लेकिन अभी वो दुर्भाग्य से अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण वो ऐसे भी रेस के बाहर हैं, और बाकी लीडरशिप अभी उभर के नहीं आ पाई। नीतीश कुमार की रेटिंग और गिर गई है। तो ये वो कंट्रास्ट वैसा है जिसमें बाकी लोगों की रेटिंग चढ़ी नहीं है, और तेजस्वी इस समय अपने वोट बैंक के साथ में नंबर 1 चॉइस बने हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव जब भी होंगे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग हो गए और तेजस्वी की बहुत मजबूत दावेदारी होगी। ठीक है, आइए अब वेस्ट की बात करते हैं। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान पिछली बार अगेन, मतलब यहां पर सवाल यह है कि बीजेपी के लिए ये दोनों स्टेट्स सैचुरेशन पॉइंट पर है, और कितना आप चले जाएंगे? मतलब 100% स्ट्राइक रेट से आप 200 तो हो नहीं जाएंगे, 110 भी नहीं हो सकते। तो द ओनली वे टू गो फ्रॉम हियर इज या तो आप मेंटेन करें या उससे नीचे आ जाएं।
राजस्थान में आप क्या देखते हैं? आपका ट्रैकर क्या बताता है? एंड देन आपने दो ऑप्शन दिए, या तो आप मेंटेन करें या नीचे आ जाए। एक तीसरा ऑप्शन भी है। क्या? वो है ज्यादा और ज्यादा मार्जिन से जीते। ओके। हालांकि उसका असर क्या होगा? वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, चांसेस आर कि बीजेपी राजस्थान में और भी ज्यादा बड़े मार्जिन से विधानसभा लोकसभा की सीटें जीतेगी। लेकिन 25 की 25 ही सीटें हैं ना, उसमें सीटों में नहीं बदलाव है। लेकिन इन सारे 200 सीटों का जो हमने ब्लॉक बताया, उन 200 सीटों पे अगर बीजेपी का मार्जिन बढ़ेगा, और ये पॉपुलस स्टेट्स हैं, बड़े पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, तो उससे बीजेपी का राष्ट्रीय वोट शेयर बढ़ेगा। इसलिए हमारे ट्रैकर में बीजेपी 40% पार कर रही है। लास्ट टाइम 37% थी, और हो सकता है कि फाइनल चुनाव आते आते वो 41-42% के आसपास कहीं पहुंच के टिके, क्योंकि ये वोट शेयर की आप बात कर रहे हैं। वोट शेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अगर राजस्थान में वो 60% वोट पाती है, तो भी 25 की 25 सीटें ही रहेंगी। सही बात है ना। अब उसमें अपवाद, जैसे मैंने दक्षिण भारत के कुछ बताया, उसमें कुछ अपवाद है। बाड़मेर की सीट इधर, जहां पे लोकल इक्वेशनिंग, लोकल रेबल, ये 2-4 सीटें इन 200 सीटों में होंगी। 2-4-5 सीटें, लेकिन वो एबरेशन ही है। एबरेशन है। उन एबरेशंस को मेन स्ट्रीमिंग मानना गलती होगा। जैसे बीजेपी का तमिलनाडु का एबरेशन को मेन स्ट्रीम मानना ये गलती होगी, उसी तरह कांग्रेस के इन राज्यों में एबरेशंस को मेन स्ट्रीमिंग मानना वो भी गलती होगी। ठीक है, ये राजस्थान हो गया। गुजरात, आप जानते हैं गुजरात में पिछली बार ये जो अभी चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी के बहुत सारे नेता कह रहे थे कि हमारे लिए सबसे बड़ी आफत की बात तो ये थी कि लोगों को घर से कैसे निकालें, क्योंकि वो हर कोई मान के बैठा है कि बीजेपी तो आ ही रही है, उस चक्कर में कोई अगर घर ही से ना निकले। लेकिन फिर ऐसा लैंडमार्क जजमेंट आया लोगों का जजमेंट जो है वो एक उसका वोटों के डिवीजन का भी था, आपका। हाँ। लेकिन अगर वो साथ में भी लड़े और अगली पार्टी 60% पोल कर रही हो, तो कितनी स्कोप की गुंजाइश क्या है? अगेन वहां पे भरूच के बारे में बात हो रही है, जैसे वो भी अगेन एबरेशन सीट्स हैं। छोटा उदयपुर, भरूच, 2-4 सीटों का जिसमें आप कहेंगे कि अरे बड़ा तगड़ा कंटेस्ट हो रहा है। हो सकता है भूले भटके एक आधी फ्लिप हो जाए, हो सकता है, मैं इनकार नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटीज में कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए राजनीति में, लेकिन इम्प्रॉबेबल है, नंबर 1। नंबर 2, एज लॉन्ग एज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात की जनता उनको उस हरा दे, उनके उसमें कुछ कम कर दे, ये नाक की बाल का सवाल होता है। जो कभी कभी होता है ना उस चीज का कि भाई हमारे स्टेट का बंदा है, हमारे स्टेट। अगर 2017 विधानसभा देखिए ना, 99 पर उतारी दिया बीजेपी को। अगर इंडिया अलायंस ने मानिए ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, तो बंगाल की 45 सीट में क्या बीजेपी एक भी जीत पाती? आप सोचिए, अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद क्यों भी, तो वो बंगाली के लिए नाक का सवाल है ना कि अरे हमारी बंदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है। तो ये वो इमोशंस कई बार काम करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि गुजरात में कुछ गुंजाइश है किसी भी ठीक है। नाउ एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र, क्योंकि ये ऐसी विचित्र स्थिति, ऐसी खिचड़ी बन गई है 2019 विधानसभा के बाद। 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, बीजेपी, कांग्रेस, और उसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये बहुत मुश्किल हो रहा है बताना। आपका ट्रैकर क्या कहता है? ट्रैकर हमारा ये कहता है कि ऊपर से देखने में लगता है कि जनता कंफ्यूज, लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान हुआ, बारंबार हुआ, और सबने किया। ये किसी एक की बात नहीं है भाई। अजीत पवार को लेकर के आना जितना बड़ा जनादेश का अपमान है, उतना ही बड़ा जनादेश का अपमान उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ में जाना भी है। ठीक है। तो सारे लोग छले गए, ठगे गए महसूस कर रहे हैं। कंट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि मैं अभी तक नहीं ये सोच पा रहा हूँ, इतने आंकड़ेबाजी करने के बाद में भी, कि एक खांटी भाजपाई वोटर जिसने पूरी जिंदगी एनसीपी के खिलाफ वोट दिया है, वो अजीत पवार के कैंडिडेट को कैसे वोट देगा? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि एक खांटी शिव सैनिक जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस का विरोध किया है, वो मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देगा क्या? ये मौलिक जिसे कहते हैं विचारधारा भी नहीं कहना चाहिए। ये सवाल मैंने पूछा वहां पर महाराष्ट्र में, और कुछ जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि जो खाटी शिव सैनिक है उसको कांग्रेस से बैर नहीं है, क्योंकि शिवसेना का जन्म ही कांग्रेस की वजह से हुआ जी। अब ये आप एक थियोरेटिकल आर्गुमेंट कह सकते हैं, लेकिन आज की डेट में कितना प्रासंगिक है मैं नहीं जानता। होना अलग बात है, लेकिन जो राजनीति और युति की जो राजनीति है, देखिए, जब आप कोई एक अलायंस
और अलायंस की पॉलिटिक्स वहां पे आज की नहीं है, 40 साल की पॉलिटिक्स हो। करेक्ट। 40 साल की राजनीति में अगेन अनदर स्टेट जहां बीजेपी कमजोर था और हाँ, और जिसमें आप नीचे वार्ड लेवल या बूथ लेवल से कार्यकर्ता तैयार करते हैं और लोकसभा लेवल तक आप चुनाव लड़ते हैं, जिसमें 2 फाड़ लड़ाई आपकी हो रही है रोज सुबह शाम दिन में, ठीक है ना। वहां पे जब इस तरह के ऊपर के नेता अटपट कर देते हैं तो आपको लगता है कि नीचे के लोग सारे मान जाएंगे? ऐसा होता नहीं। ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई होती है जो बूथ लेवल से शुरू होती है, ठीक है ना। अब बूथ लेवल पे केमिस्ट्री जब बिगड़ती है, क्योंकि वहां पे अगर संकेत और यशवंत लड़े हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उसके बाद में हमारी तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने कि राहुल गांधी बने ये अलग बात है, इस बूथ पे इस वार्ड पे काउंसलर आप बनेंगे कि मैं बनेंगे, ये मेरी और आपकी अगर लड़ाई है, करेक्ट, ठीक है। और ऊपर हमारे भाई लोग इकट्ठा हो गए, अब हमसे कह रहे हैं संकेत भैया और आप मिलकर चुनाव लड़ो। अब हम दोनों मुंह उठाए बैठे हुए हैं कि यार ये कैसे हो सकता है भाई, बाकी ठीक है, हाँ। मेरी राजनीति क्यों खराब कर रहे हो? सही बात है। ये कॉन्ट्राडिक्शंस नीचे के लेवल पे होते हैं, कई बार ऊपर का नेतृत्व समझ नहीं पाता। ये किसके संदर्भ में आप कह रहे हैं? ये आघाड़ी के संदर्भ में, दोनों के संदर्भ में। देखिए एक साइड का प्रॉब्लम हो तो मैंने जैसा बोला, आपने बोला दो पार्टियां 2 फाड़ हो गई, पहले बाइपोलर था, आज 6 पार्टियां हो 6 पार्टियां हो गई, राइट। अब आप परमिटेशन कॉम्बिनेशंस देखिए, किस सीट पर कितनी सीटों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, वहां बीजेपी को एडवांटेज होगा। जितनी सीटों पे एनसीपी वर्सेस सीधे सीधे आपका मतलब शरद पवार वर्सेस अजीत पवार है, या शरद पवार वर्सेस शिंदे है, वहां पे शरद पवार को कम मत आंकी है, सिंपैथी फैक्टर उनके साथ में जाएगा। जिन सीटों पे बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, उनका इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। शिवसेना कौन सी? उद्धव ठाकरे, बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे, उनका इक्वेशन अलग होगा, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का पॉपुलैरिटी का मैजिक ऊपर सिर चढ़ के बोलेगा। लेकिन जिन जगहों पे शिंदे सेना वर्सेस उद्धव ठाकरे होगा, वहां पे मेरा मानना है कि सिंपैथी अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ होगी। तो ये इंडिविजुअल 48 सीटों में कौन सी सीट पे किस पार्टी का कैंडिडेट दिया जा रहा है, किसके अगेंस्ट में, और कौन खड़ा हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन फॉर पर्सनल फिल्मडम्स। करेक्ट, ठीक है, इंडिविजुअल नेताओं का वहां बड़ा महत्व है, जैसे बारामती अशोक चौहान, करेक्ट, फॉर दैट मैटर। तो अलग अलग जगह पे अपने अपने गढ़ के साथ में कौन खड़ा है, ये देख। तो महाराष्ट्र में न केवल जनादेश का अपमान उपहास हुआ है, उसके अलावा ऐसा मट्ठा मथा गया है नीचे के लेवल पे कि इन चुनाव से दरअसल तय होगा कि महाराष्ट्र में अब जागीर किसकी है और कितनी। सही बात, क्योंकि ये तो पहला चुनाव है, इतने हाँ। और इन चुनाव से जो 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे, असली मजा उसमें आएगा। करेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। करेक्ट, उसमें असली आनंद आने वाला है। ये तो मतलब ठीक है, हो सकता है प्री बोर्ड के एग्जाम है। हाँ, ये प्री बोर्ड के एग्जाम है। सही कह रहे हैं आप, प्री बोर्ड के एग्जाम है, और ये बराबरी पे भी छूटे तो भी अगली लड़ाई इससे नहीं तय होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग।